अखंड भारत कुछ लोगों के लिए ये एक डिबेट है और कुछ लोगों के लिए ये दूसरों को बेवकूफ बनाने का बहुत ही आसान तरीका। बात करते हैं कि जहां से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हमारे देश में डिबेट का विषय बन गया, चर्चा का विषय बन गया। एक्चुअली केस था यहाँ पर, अगर आप सही से ध्यान दें तो हमारा जो नया पार्लियामेंट बना है इंडिया का, वहाँ पर एक अखंड भारत का मैप लगा हुआ था जिसमें प्रेजेंट डे के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका को ऐड किया गया था। जैसे ये फोटो दुनिया के सामने आती है तो जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो सही भी कहते हैं कि देखो हमने तो पहले ही कहा था यहाँ पर कि इंडिया एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है। इंडिया भी चाइना की तरह अपने एरियाज को बढ़ाना चाहता है और ये रहा उसका सबूत जो कि उसके पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लगा हुआ है। ऐसे में हमारा ये जवाब आता है कि रुको, थोड़ी शांति रखो। एक्चुअली बात ये नहीं है। अखंड भारत इज अबाउट ब्रिंगिंग टुगेदर थ्रू कल्चरल लिंक्स। अखंड भारत का मतलब है कि एक दूसरे को आपस में करीब लाना कल्चरल लिंक्स के जरिए, राइट? यहाँ पर मुझे याद आते हैं डिप्लोमेट ऑफ फ्लोरेंस, जो कि एंशिएंट इटली के बारे में कहते हैं। उस समय पर जब इटली कई सारे देशों में, छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था, लाइक रोम, सिसिलिया एटसेट्रा एटसेट्रा, वो कहते हैं कि दीज नेशंस, दीज किंगडम्स शुड यूनाइट टू फॉर्म इटली अ यूनिफाइड कंट्री फॉर मोर सिक्योरिटी, फॉर मोर ट्रेड, फॉर मोर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरस कंट्री। उनका कहना था कि इन देशों को यहाँ पर आपस में एक साथ मिल जाना चाहिए ताकि एक अच्छा भविष्य मिल सके, ज़्यादा सुरक्षित रह सके, जो ट्रेड है वो ज़्यादा मिल सके। इनकी इस बात का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता था। मजाक इन दी सेंस, इस चीज़ को लेके बहुत मजाक बनाया जाता था कि कैसी बात कर रहे हो यार, जिन देशों को एक साथ आपस में मिलने के लिए कह रहे हो वही तो है जो एक दूसरे को मार काटने को तैयार हैं। इतने ज़्यादा दुश्मनी है इनके बीच में, आपस में एक कैसे हो सकते हैं यहाँ पर ये? बट इन फ्यूचर as we all know, इटली came up, इटली बन के तैयार हो जाता है। It means sometimes future comes with those incidents which we do not think of. कभी कभी भविष्य या फ्यूचर उन चीजों के साथ भी आता है जो हमने कभी भी आज तक ना सोची हो। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है अखंड भारत के साथ कि आज हमें ये चीज़ जो सपना लग रही है, बिकॉज सपना क्यों लग रही है? क्योंकि हमें आज तक कभी ऐसा सुनने को ही नहीं मिला कि इस स्पेसिफाइड डेट में हम अखंड भारत बना लेंगे। जब भी इस चीज़ के बारे में चर्चा होती है हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है कि बहुत जल्द बन जाएगा, हम कोशिशें कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। द वर्ड अखंड भारत हैज़ टू पैरेलल लाइन्स। इसकी दो पैरेलल लाइन्स है, वो दो मेनली विषय है जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं या चर्चा करते हैं। फर्स्ट पैरेलल लाइन तो इसमें यह हो गई कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपने निजी फायदे के लिए आम आदमी को बेवकूफ बनाते हैं, और मजे की बात यह है कि हम बन भी जाते हैं। कहने का मतलब, हमें पॉलिटिकल लीडर तो पढ़ा लिखा चाहिए मगर हम खुद अनएजुकेटेड की तरह बिहेव करते हैं। हम खुद पॉलिटिकल लीडर्स की बातों में ऐसे फंस जाते हैं जैसे दूध के पीछे बिल्ली भागती है। 4 साल परेशान रहेंगे, 4 साल तक बहुत कठिनाइयां झेल लेंगे, बुरा भला कहेंगे सरकार को, मगर 5वीं साल जब सरकार कुछ मुफ्त में रेवड़ी बांटेगी उस झांसे में फंसकर उसको वोट दे देंगे। और ये बेसिक से सिंपल है, ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया है पॉलिटिकल लीडर्स का, बिकॉज 4 साल जितना हो सके उतना जम के लूट लो और 5वीं साल उस लूटे हुए में से थोड़ा सा हिस्सा दान कर दो, वोट मिल ही जाएंगे। ऐसा देखने को हमें मिलता है। दूसरी चीज यहां पर एक और कहना चाहूंगा मैं आपको, आपने सुना होगा कि चंद्रयान 3 में जो अभी हुआ था उसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे, एज वी लाइक, अगर मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहूँ तो कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स गए हैं वो जल्दी से वापस आ जाएं। ऐसे बेकार बेकार से स्टेटमेंट आ रहे थे और जिनका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से मजाक बनाया था कि देखो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कैसे हैं, राइट? यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या आप वाकई में उनका मजाक बना रहे थे या इनडायरेक्टली अपना मजाक बना रहे थे?
आप कहोगे सर ये क्या कह रहे हो? आई एम टोटली करेक्ट, आई कैन प्रूफ ऑल्सो। आप अपना मजाक बना रहे थे उनका मजाक उड़ाकर। कैसे? वो पॉलिटिकल लीडर खुद तो बन नहीं गए, आज वो जिस पोजीशन पर है वो आपके वोट के जरिए है। आप ही ने तो उन्हें बनाया, आप ही ने तो उन्हें सपोर्ट किया, तभी तो आज वो पॉलिटिकल लीडर है। सो बेसिकली इफ यू आर इंसल्टिंग देम, देन एक्चुअली whom you are insulting? आप किसको इंसल्ट कर रहे हैं? मैं यहाँ पे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, समझदार को इशारा ही काफ़ी, आप खुद सोच सकते हैं कि जिस पब्लिक ने वोट दिया कि ये हमारा लीडर होना चाहिए, बाद में वही पब्लिक उसका मजाक उड़ाती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन किसकी इंसल्ट कर रहा था। दूसरा यहाँ पर आता है इंडिया एंड भारत, राइट? कि हमारा नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। वेल डन, बहुत ही अच्छी देशभक्ति है आपके अंदर, राइट? तो क्यों ना आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक आती है एक, उसके इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके हिंदी वर्जन में लिखा हुआ है भारत का संविधान। क्वेश्चन यहां पर यह राइज होता है कि अगर भारत इंडिया का ऑफिशियल नेम नहीं है तो उसके संविधान की किताब में इंडिया क्यों नहीं लिखा, भारत क्यों लिखा गया है, राइट? प्लस जब भी आपने संविधान का ओवरव्यू लिया होगा तो आपने उसमें देखा होगा इंडिया दैट इज भारत, ऑलराइट? इंडिया जो कि भारत है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि भारत तो इंडिया का पहले से ही ऑफिशियल नेम है। और आपने ये भी सुना होगा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, रिसेंटली गवर्नमेंट की स्टेटमेंट भी आ गई कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ये सिंपली आपको गुमराह करने का एक तरीका होता है। या फिर सिंपली मैं यहां पर किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चीज आपके ऊपर छोड़ता हूं सोचने के लिए कि आप जरा खुद सोचें एक बार कि आप कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं। पहली चीज, आप एक ट्रांसपेरेंसी वाली गवर्नमेंट चाहते हैं जो कि सब कुछ पता है कि वो क्या करने जा रही है, क्या करेगी, उसका फ्यूचर प्लान क्या है। या फिर आप ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी करते रहे, वो किसी को ना पता है, और आप अंदाजा लगाते रहो कि अभी वो ये करने वाली है, अब वो करने वाली है, अब वो ये करने वाली है, कि भाई अभी हमारा नाम भारत होगा कि नहीं, शायद इसलिए ये मुद्दा चर्चे में है क्योंकि हम वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ये आपको चूज करना है कि आपको सस्पेंस में रहना है कि आपको पता ही ना चले कि आपकी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, और आप तुक्का लगाते रहो कि हमारा नाम बदलने वाला है या फिर वन नेशन वन इलेक्शन होने वाला है। या फिर आप एक ऐसी गवर्नमेंट लो जिसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, जो कि हर चीज अपने फ्यूचर प्लान्स एटसेट्रा आपको डिस्क्लोज करती रहे। दूसरी चीज यहां पे और कहना चाहेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जब भी हम अखंड भारत की बात करते हैं यहां पर, तो इसे एक हिंदू राष्ट्र के नजरिए से देखा जाता है कि अखंड भारत का मतलब होता है कि अच्छा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, राइट? बट दैट्स नॉट करेक्ट। दूसरा यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, बिकॉज इमोशंस के साथ खेलना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, आप जितना उनकी इमोशंस के साथ खेलोगे ना, आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। इट्स अ हार्ड रियलिटी। कुछ समय के लिए एथिक्स को साइड में कर लेते हैं। इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है कि कई लोगों को सही ना लगे, राइट? एंड वन थिंग आई वांट टू से दैट आई एम नॉट अ पॉलिटिकल लीडर हियर। मैं यहां पर कोई नेता नहीं हूं जो मैं आपकी फीलिंग्स का ख्याल रखूं, जो मैं अपने फायदे के लिए आपको गलत इंफॉर्मेशन दूं, राइट? सेकंड पैरेलल लाइन जो है वो ये आती है जो कहती है कि अच्छा पहले तो आप ये जो वर्ड है ना हिंदुइज्म, इसको समझो, बिकॉज जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट द अखंड भारत, हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन इन दिस सेंस। यस, आई एम करेक्ट। अगर आप अखंड भारत के सेंस से बात करो तो हिंदुइज्म एक रिलीजन नहीं है।
क्योंकि हमें आदत है ना कि जैसे इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख ये रिलीजन है, वैसे ही हम ये सोचते हैं कि क्यों ना हिंदुइज्म भी एक रिलीजन हो। वाई? बिकॉज इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हिंदुइज्म इज अबाउट कल्चर, ये एक कल्चर है। ऑल्सो हिंदुइज्म इज नॉट मेंशन्ड इन एनी एंशियंट हिंदू टेक्स्ट। ये जो हिंदुइज्म वर्ड है ये हमारे किसी भी एंशियंट हिंदू टेक्स्ट में है ही नहीं। Hinduism is actually a geographical expression that came from the Sindhis, the name given by Persians, but because they can't recall Sa, they recall Sa as Ha, so they call the Sindhus as Hindus. That's where the name Hindu came from. Alright? पर्शियन सा को हा बोलते थे, इसलिए उनसे सिंधु नहीं, उन्होंने हिंदू बोलना शुरू किया। क्यों बोलना शुरू किया? क्योंकि जो सिंध एरिया है, इस एरिया में कई सारी कल्चरल कॉमननेस है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अखंड भारत का मतलब ही यही है, ब्रिंगिंग टुगेदर थ्रू कल्चरल लिंक्स। दैट्स वेयर द आइडिया ऑफ अखंड भारत कम्स। मजे की बात तो यहां पर यह भी है कि इंडिया का नाम जिस वजह से हम हटाना चाह रहे हैं, ब्रिटिशर्स की वजह से हटाना चाह रहे हैं, उन्हीं का एजुकेशन पैटर्न आज हम फॉलो कर रहे हैं। मीन्स इन वन सेंस यू आर सेइंग दैट द नेम शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट इज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, विच इज एक्चुअली नॉट, बट ऑन दिस अदर साइड यू आर सेंडिंग योर चिल्ड्रंस टू एजुकेट ऑन द बेसिस ऑफ द colonial masters, the system which is totally based on the colonial masters. Do you think it is correct? क्या आपको लगता है ये सही है? No. दूसरा यहां पे सोचने की बात ये भी है कि why India can't be like European Union? Why India can't be like the United Nations? फॉर एग्जाम्पल नाटो का ही मेंबर ले लीजिए। क्या नाटो एक देश है? नहीं, नाटो एक ग्रुप है कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज का, जो आपस में कल्चरल लिंक्स शेयर करते हैं। उनकी खुद की अपनी पार्लियामेंट भी है, यूरोपियन यूनियन की खुद की अपनी पार्लियामेंट भी है। सो ऑन दैट बेसिस ऑफ आइडिया, व्हाई कांट वी फॉर्म अखंड भारत, वेयर ऑल द कंट्रीज विच हैव द कल्चरल लिंक शुड केम टुगेदर and work for the prosperity of nations? Why it can't happen? मगर जब भी अखंड भारत की यहां पर बात होती है तो हमें थोड़ा सा यहां पे एक डर सा लगता है। डर हम यहां पर ये लगता है, स्पेशली वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विच केम्स इनटू द माइनॉरिटी, विच थिंक्स कि यार कहीं ये हिंदुत्व थोपने वाली बात तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती अखंड भारत बनाकर हम पे हिंदू धर्म थोपा जाएगा। इन सभी चीज़ों का आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले वेलकम टू द स्टडी वेव्स क्लासेस। माय नेम इज आशुतोष राणा, फैकल्टी मेंबर। सो लेट्स बिगिन। कंसेप्ट ऑफ अखंड भारत, इसमें सीधा सीधी ये बताया गया है, जो भी आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुके हैं, कि अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि अपने एरियाज को बढ़ाना। अखंड भारत का मतलब है कि एरियाज को क्लोज लेकर आना थ्रू कल्चरल लिंक्स। ऑलराइट, और आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। सो इट्स अ ज्योग्राफिकल एक्सपेंस इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। ये सारा आप मैप देख रहे हैं, ये पूरा ज्योग्राफिकल रीजन है जो अखंड भारत के इसमें आता है। दूसरा, कंसेप्ट ऑफ अखंड भारत एम्फेसाइजेज द शेयर्ड एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये एक कल्चरल लिंक्स के थ्रू जोड़ना है हमें एक दूसरे को। हमें किसी पे कब्जा नहीं करना है, हमें एक दूसरे के करीब आना है, जो दूरियां है वो मिटाना है। यहाँ पर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि अच्छा सर, आपने कहा था इस वीडियो की स्टार्टिंग में कि पाकिस्तान भी तो अखंड भारत में आ रहा है, और आपने कहा कि हमें जो देश है उनके साथ करीबियां बढ़ानी है, तो क्या हमें पाकिस्तान के साथ भी करीबियां बढ़ानी पड़ेगी जो इतना सारा आतंकवाद फैला रहा है? सोचने की बात है, राइट? क्योंकि जब भी भारतवर्ष की बात होती है तो उसमें हिंदू रिलीजन की बात होती है, और अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करें
और पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम राष्ट्र की बात करे तो हमें और पाकिस्तान में फर्क ही क्या है? पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र, तो फिर हम एक दूसरे के करीब कैसे आ सकते हैं? आप में से बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाया होगा। दूसरा, हम यहाँ पर ये एक चीज़ और कह दें कि अखंड भारत, फिर से याद दिला रहा हूँ, इज नॉट क्रिएटिंग अ कंट्री विच इज बेस्ड टोटली ऑन वन रिलीजन। अखंड भारत इज अ ग्रुप ऑफ नेशंस विच इज गोइंग टू फॉर्म टू कनेक्ट द अदर नेबोरिंग कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल लिंक्स, राइट? जितनी भी कंट्रीज है उन सभी को करीब लाया जाएगा कल्चरल लिंक्स के जरिए। दूसरी एक और चीज याद रहे यहाँ पर कि इट्स अबाउट कल्चर, हम यहाँ पे कल्चर की बात कर रहे हैं, नॉट द रिलीजन। एंड ऑल्सो सनातन धर्म इज अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। जो सनातन धर्म है वो जिंदगी जीने का तरीका है। इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स अ डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। डिसिप्लिन मीन्स आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं, किस वे में एग्जीक्यूट करते हैं। और दूसरी चीज आपने सुनी होगी कि हमारा हिंदू कल्चर जो है वो खुद ये कहता है कि मल्टीपल ट्रूथ्स कैन एग्जिस्ट। जो मल्टीपल ट्रूथ्स हैं वो हो सकते हैं कि ये सच है कि एक से भी ज्यादा सच हो, जरूरी नहीं है कि कोई एक ही सच हो। और यही वो बेस है जिसके ऊपर अखंड भारत बनना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, नॉट रिलीजन। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात से हो सकता है सहमत ना हो, इस पर भी मैं बात करूंगा आपसे, क्योंकि एक फैक्टर आता है यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उस फैक्टर का नाम है लिसन। इस पर भी चर्चा करेंगे हम। पहले थोड़ा सा ये टॉपिक यहां पे आगे बढ़ लें, राइट? दूसरा, यहां पर एक और चीज आती है कि अगर धर्म के नाम पर देश बनना ही है तो ये तो जिन्ना का आइडिया है। जिन्ना धर्म के बेसिस पे ही तो एक देश बनाना चाहते थे, राइट? तो डिसाइड करना होगा कि धर्म के बेसिस पे कंट्री बनानी है तो वैसा ही हाल होगा जैसा आज पाकिस्तान का है, राइट? क्योंकि जब भी आप अलग करने पर आते हो तो बहानों की कमी नहीं होती अलग करने के लिए। पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए। जिन्ना ने भी कहा था कि मुस्लिम देश बनाओ, और देखो हमारा देश कहाँ जाता है। मगर हुआ क्या, मुस्लिम देश बनने के बाद सिया सुन्नी हो गया। उसमें भी कमी नहीं पड़ी तो बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ये रीजन आपस में अलग होने की डिमांड करने लगे। सो बेसिकली अगर आप अलग करने की सोचेंगे तो बहानों की कमी नहीं अलग करने की। आप हिंदू राष्ट्र बना लेंगे तो फिर कल को फिर आपस में ही बंटने लगेंगे। ये ठाकुर, ये पंडित, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। राजस्थान का कल्चर अलग है, उसे देश से अलग कर दो। यूपी का कल्चर अलग है, उससे अलग कर दो। केरला का कल्चर अलग है, उसे अलग कर दो। हरियाणा का कल्चर अलग है, उसे अलग कर दो। अलग करने के बहानों में कोई कमी नहीं आएगी फिर, राइट? और ऐसा ही अगर हिंदुइज्म, ये जो वर्ड हिंदुइज्म है, इसके बारे में सोचेंगे तो भी यही हर्ष होगा। बिकॉज हिंदुइज्म मैं पहले ही बता चुका हूं, इट इज नॉट अ रिलीजन, इट इज अ simply the word given by the Persians because of the cultural commonness, right? और ये उन लोगों के लिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है जो अखंड भारत का सपना यहां पर देखते हैं। बिकॉज यूनाइटेड डज नॉट मीन यूनिफॉर्मिटी। हमारा तो मोटो ही यही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट? जरूरी नहीं है कि हर कोई एक समान हो तभी यूनिटी हो, ऑलराइट? स्पेशली इन द केस ऑफ इंडिया, जहां पर हर स्टेट का अपना एक अलग कल्चर है। आप उस पर अगर एक ही चीज थोपना चाहोगे तो क्या होगा? पाकिस्तान भी पहले दो रीजन्स में था, आपको पता होगा, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान मीन्स बांग्लादेश। वेस्ट पाकिस्तान ने ये थोपने की कोशिश करी कि वन नेशन वन लैंग्वेज। आई होप कि आप इस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं। वन नेशन वन लैंग्वेज, उर्दू ही चलेगी। बांग्लादेश के वाले रीजन में अगर बंगाली है, नो मैटर, इट डजेंट मैटर, उर्दू चलेगी। और आखिर में हुआ क्या? देश बट गया। सिंपली अगर आप इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे इंडिया में, जहां पर हर स्टेट का अपना अलग कल्चर है, उन सभी पर एक चीज थोपोगे कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन नेम,
मुझे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया का हाल भी क्या होगा, या भारत का हाल या हिंदुस्तान का हाल भी क्या होगा। ऑलराइट, दूसरी यहाँ पर एक और चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि अखंड भारत जो है ये एक कल्चरल आइडिया है। इट इज़ अ कल्चरल आइडिया। कल्चरल आइडिया मीन्स the idea of Akhand Bharat is old as Sanatan Bharatiya civilization, duly got placed and described in ancient Bharatiya scriptures. In the 3rd century BC, the Bharatiya subcontinent was divided into many independent kingdoms. Chanakya articulated the idea of Akhand Bharat, all states in the region being under one authority, one rule and one administration. ये एक कल्चरल कॉमननेस की बात हो रही है, जहां पर यह बताया गया है कि हम कल्चरल कॉमननेस के थ्रू एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, एक जैसा रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन की अपनी खुद की पार्लियामेंट है, जिसमें बाकी सभी यूरोपियन देश जो है उनके डेलीगेट्स आकर बैठते हैं, डिसीजंस पास करते हैं। तो ऐसा ही इंडिया में भी होना चाहिए कि एक अखंड भारत की सेपरेट यहाँ पर पार्लियामेंट हो, जिसमें पाकिस्तान के भी डेलीगेट्स हों, नेपाल के भी डेलीगेट्स हों, भूटान के भी डेलीगेट्स हों, एंड वी कैन मेक डिसीजंस ऑन द फेवर ऑफ आवर ओन मल्टीनेशनल इंटरेस्ट। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट, हम एंशिएंट टेक्स्ट से भी देख सकते हैं कि जो लैंड ऑफ आर्यभट्टा थी, जो कि हिमालय से लेकर विंध्यास तक थी, फ्रॉम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ओशंस। स्टोरी ऑफ महाभारता में भी हमें कई सारे अखंड भारत के लिंक्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधारी, जो कि वाइफ थी धृतराष्ट्र की, जो गांधार, गांधार मतलब प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से आई थी। दूसरा द्रौपदी, जो कि वाइफ थी पांडवास की, जो कि पांचाला से आई थी, प्रेजेंट डे जम्मू एंड कश्मीर। And the Arjun met the married Naga princess Ulupi on a visit to Manipur in the east. इस समय पता चलता है कि ये इतने सारे जो रीजन्स हैं ये कैसे कल्चरली कनेक्टेड हैं, वो क्या बेसिस है कि ये आपस में कल्चर इनका सेम आता है। दूसरा स्टोरी ऑफ रामायण भी है, जिसमें नॉर्थ से साउथ का पूरा लिंकेज दिया गया है, फ्रॉम अयोध्या टू द ऑल द वे डाउन टू द रामेश्वरम, वहाँ तक पूरा। ये जितनी भी स्टोरीज हैं वर टेकन एंड टोल्ड एंड रीटोल्ड इन द ओल्ड लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल ऑफ दिस ग्रेट सिविलाइजेशन। ये जितनी भी स्टोरीज हैं ये सारी की सारी स्टोरीज हमें अपने पूर्वजों से सुनने को मिली है। जाहिर सी बात है मुझे अपने फादर ग्रैंडफादर से सुनने को मिली होगी, राइट, एंड मेरे आगे जो मेरी जनरेशन है वो मुझसे सुनेगी। दूसरा, ग्रेट भक्ति मूवमेंट आ जाता है 6th and 7th सेंचुरी एडी में, जिसके रूट्स थे साउथ के तमिल और कन्नड़ लैंग्वेजेस में। भक्ति लैंग्वेज दोबारा से हमारी एंशिएंट स्टोरी को बताती थी कॉमन पीपल की लैंग्वेज में, मतलब ट्रांसलेट करके, राइट। जैसे कि मराठा हो गया, बंगाली हो गया, अवधी हो गया, भोजपुरी हो गया, गुजराती, पंजाबी एंड एन राजस्थानी। अब बात यहाँ पर यह आती है कि वेदर दीज स्टोरीज, ये जो स्टोरीज हैं, हो सकता है कि ये एक्चुअल है, ये सिंबॉलिक है, या फिर रियल इवेंट्स हैं, या फिर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। मगर इससे एक चीज़ तो यहाँ पे साफ ये होती है कि द आइडिया ऑफ भारत एग्जिस्टेड इन माइंड ऑफ दोज ओल्ड पीपल that told these stories and those that listened, कि जो भारत का आइडिया था ये तब से उन लोगों के दिमाग में था जो इस स्टोरी को सुनाते थे, और उनके दिमाग में भी जो इस स्टोरी को सुनते थे, राइट। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि अब मैं डिस्कस करूंगा आपसे जो वर्ड है लिसन, राइट। यहां पे मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपने कभी सुनना सीखा है? आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, भगवान ने तो कान दिए, सुन तो अपने आप ही लेते हैं, सुनने की क्या जरूरत। अच्छा जी, आपने बोलना सीखा, आपने लिखना सीखा, आपने हर चीज करना सीखा, राइट। आपने पढ़ना सीखा, आपने याद करना सीखा, आपने रट्टा मारना सीखा, आपने दूसरों से इंस्पायर होना सीखा, आपने मोटिवेशन लेना सीखा, मगर आपने सुनना नहीं सीखा। And why I'm saying all this about? Because सुनना भी एक स्किल है। Say for example, मेरा अपना एक ओपिनियन है, राइट, मेरा अपना एक ओपिनियन है, और कोई मुझसे बोलता है मेरे इस ओपिनियन के खिलाफ, तो मेरी दो में से कोई एक पर्सनैलिटी बाहर आएगी। फर्स्ट पर्सनैलिटी, अच्छा यार कह तो सही रहे हो, तुम्हारे पॉइंट्स तो सही हैं, तुम्हारी बात तो सुनने लायक है। दूसरा पॉइंट, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात, मेरी तो अपनी एक पर्सनैलिटी है, मैं तो बहुत एक्सट्रोवर्ट हूं, या फिर मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट हूं, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं।
आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ये जो फैक्टर है लिसन, ये बहुत ज़्यादा काम आया? तभी आपने देखा होगा या आपने कई सारी मोटिवेशनल स्पीचेस में भी सुना होगा कि इस लिसन मोर एंड स्पीक लेस, सुनो ज़्यादा बोलो कम। बिकॉज ये हर किसी की बस की बात नहीं है कि वो हर किसी की बात को सुने। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि आप किसी को समझाना चाहते हैं पर वो सुनने को तैयार नहीं है। वाई? बिकॉज दे डोंट वांट टू लिसन। प्रैक्टिकली मैं कहूं तो उन्हें सुनना आता ही नहीं है। वो बस एक कमरे में लॉक हो गए हैं, उस कमरे में उनकी फीलिंग्स उनको दबाए हुए हैं, या फिर और भी आसान भाषा में कहूं, उनकी जो फीलिंग्स हैं उनकी फीलिंग्स उनको जकड़ रखा है कि इसकी बात मत सुनो, तुम तो ऐसे ही हो। तुमने अगर इसकी बात सुनी तो तुम उससे मोटिवेट हो जाओगे, या फिर तुम्हारे जो ओपिनियंस है वो बदल जाएंगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। से फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वेरी रूड पर्सन, मैं एक बहुत ही रूड पर्सन हूं, और मैं किसी एक हम्बल पर्सन के बारे में सुनूं तो मेरी पूरी कोशिश होगी, अंदर से आवाज आएगी कि उसको ना सुना जाए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुत हम्बल पर्सन हो जाऊं। मैं रूड हूं तो हूं क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूं, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर when it comes to the nation is listen, सुनना सीखिए, right? And not only listen, सुनने के बाद उस पर रिसर्च भी कीजिए। I'm not saying that सिर्फ उसकी बात सुन लीजिए और मान लीजिए, उस पर रिसर्च भी कीजिए कि whether the facts, whether the story someone is telling to me, is it correct? क्या ये सही है? और we just need to research so that we can come to a conclusion, कि हम एक आइडिया पे आ पाए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। कुछ एविडेंस मिलते हैं हमें यहाँ पर कई सारे, जिससे हमें पता चलता है कि जो अखंड भारत है उसमें हम इतनी सारे नेशंस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमारे जो कल्चरल लिंक्स हैं वो उन देशों में भी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाएगा बाली की पॉपुलेशन, जिसमें हिंदू पॉपुलेशन जो है वो 86.7% है। आपको पता होगा कि जो बाली, जो कि इंडोनेशिया में आता है, वो कंट्री कुछ ऐसा आइलैंड में सेपरेटेड है, राइट? और बिल्कुल यहाँ पे कोने पे ऐसा बाली आता है। इतने में पूरे में मुस्लिम पॉपुलेशन, यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन, तो इसका क्या मतलब है कि कभी ना कभी वो रीज़न हुआ होगा कि यहाँ पर पूरे में हिंदू पॉपुलेशन रही होगी, एंड दैट्स वेयर द एविडेंस केम फ्रॉम दैट यस दिस रीजन कम्स अंडर द कल्चरल कॉमन लिंकनेस, राइट? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कई सारे ऑफिशियल बुद्धिस्ट हैं, जैसे थाई, खेमेर हो गया, बर्मीज पीपल हो गया, यहाँ पर हिंदू गॉड्स की पूजा करी जाती है। प्लस आज भी जो रॉयल कोर्ट ऑफ थाईलैंड है वहाँ पे हिंदू धर्म के रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं हिंदू प्रीस्ट के द्वारा, पंडितों के द्वारा। दूसरा यहाँ पर ये कि गरुड़ा, जो कि मेंशन किया गया है बहुत सारी पुरानी भारतीय स्क्रिप्ट्स में, जैसे कि रामायण हो गया, वहाँ पर भी देखा जाता है एज अ पियोस फिगर रिवर्स्ड इन इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड मंगोलिया, राइट? दूसरा वायांग शैडो पपेट्स, जो कि इंडोनेशिया में है। ये क्लासिकल डांस ड्रामास इंडोनेशिया, कोलंबिया, मलेशिया, थाईलैंड, जिनकी स्टोरीज ली गई है रामायण और महाभारत से। दूसरा, जितने भी आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में भी बात कर लें, जैसे कि सेम स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर यूज इन सेवरल एशियंट टेम्पल्स इन साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग एंगोर वॉट डेडिकेटेड टू गॉड विष्णु इंडिकेटेड इन द फ्लैग ऑफ कंबोडिया। Prambanan in central Java, the largest Hindu temple in Indonesia dedicated to Trimurti, Shiva, Vishnu and Brahma। तो आपको पता होगा कि ये वो कंट्रीज है जहाँ पर आज मुस्लिम मेजोरिटी है, बट ऑल दो वहाँ पर हमें बहुत सारे पुराने हिंदू टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। सो इट्स अगेन प्रूफ, इट्स अगेन एविडेंस, जिससे हमें पता चलता है कि पुराने टाइम में हमारे कल्चरल लिंक्स वहाँ तक थे। और आगे बढ़े तो बाटा केव्स होगी मलेशिया में, वन ऑफ द मोस्ट हिंदू श्राइन्स आउटसाइड भारत, भारत के बाहर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हिंदू श्राइन्स हैं। एरवन श्राइन डेडिकेटेड टू ब्रह्मा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजियस श्राइन्स इन थाईलैंड, थाईलैंड में। दूसरा, हिस्टोरिकल अखंड भारत की बात करें तो 500 BC में इसे मार्क किया गया था इंटेंसिव ट्रेड एक्टिविटी एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा। 300 BC में मौर्यन एम्पायर ने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को यूनाइट कर लिया था, जिसका रिजल्ट ये आया था कि जो पॉलिटिकल यूनिटी थी वो बड़ी थी, मिलिट्री यूनिटी बड़ी थी। यहाँ पर पूरा एक कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम चला था, जिस वजह से ट्रेड बहुत ज़्यादा बड़ा था, कॉमर्स बड़ा था, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। दूसरा, आफ्टर मौर्यास, मौर्यास के बाद जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके पास सबसे
लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ एनी रीजन इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इकोनॉमी रहा करती थी बिटवीन द इंटरवल ऑफ फर्स्ट एंड 18th सेंचुरीज, फर्स्ट एंड 18th सेंचुरी के इंटरवल के बीच। अंटिल 1000 AD में क्या हुआ, इंडिया हैड इनक्रेडिबली प्रॉस्परस इकोनॉमी अराउंड 33% ऑफ वर्ल्ड GDP। 1080 तक जो हमारी GDP थी वो वर्ल्ड GDP की 33% यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती थी। दूसरा, जो पहला इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ हमारे इंडिया में, विच हैपेंड इन 11th सेंचुरी विद द कैप्चर ऑफ लाहौर इन 1021। लाहौर में जब कैप्चर हुआ था 1021 में, तो जो टर्क्स फ्रॉम व्हाट इज नाउ सेंट्रल अफगानिस्तान सीज दिल्ली फ्रॉम हिंदू रूलर्स इन 1192। उसके बाद 1192 में टर्क्स जो थे उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद 1323 में उन्होंने एक सल्तनत इस्टेब्लिश करी जो कि मदुराई, चेन्नई तक जाती थी पूरी। देवर अदर सल्तनत्स ऑल वे फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू बंगाल इन ईस्ट, और भी दूसरी कई सारी यहाँ पर सल्तनत्स थी। प्लस एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहिए कि यहाँ पर जो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हुए थे उन सभी को यहाँ पर देखा जाता है कि भाई ये तो मुगल सल्तनत है, ये मुगल्स थे, राइट। कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कुछ लोग हैं जो अपने आप को चमकाने के लिए इसको मुगल कहते हैं, राइट। बट इन मेडुअल संस्कृत इंस्क्रिप्शंस डोंट आइडेंटिफाई द सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स बाय दैट टर्म। जो हमारे धर्म के पुराने संस्कृत इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि हाँ ये जो लोग आए थे ये मुस्लिम्स थे, हमारे ही धर्म में, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, राइट। इंस्टेड इनको आइडेंटिफाई किया गया लिंग्विस्टिक एथनिक एप्लीकेशन, जिनको एक नाम से जाना गया, जिसको नाम दिया गया तुरुष्का, राइट। ये सजेस्ट किया गया कि दे वर नॉट सिन प्राइमरली, जिससे हमें ये पता चलता है और हमारी जो खुद की एंशियंट संस्कृत स्क्रिप्ट्स है उसमें ये बताया गया है कि इनको प्राइमरीली एक रिलीजन आइडेंटिटी से नहीं देखा गया, बट हमारा आज का जो प्रेजेंट टाइम है इसमें देखा जाता है। वाई? क्योंकि उससे हम लोग इलेक्शन जीत सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाय द लेट 17th सेंचुरी में क्या हुआ, अंडर मुगल एम्पायर जो सब कॉन्टिनेंट था वो दोबारा से बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया, लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड मैन्युफैक्चरिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड भी बन गया, एंड इट प्रोड्यूस्ड अबाउट अ क्वार्टर ऑफ ग्लोबल GDP। जो ग्लोबल GDP थी उसका पूरा एक क्वार्टर यहाँ पर मीन्स 25% यहाँ पर था पूरा। दूसरा यहाँ पर आपसे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा जो कि अभी नेक्स्ट स्लाइड में है। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, कि जब मुगल का यहाँ पर डिक्लाइन हुआ उसके बाद में, जस्ट 1 मिनट, यस ओके, विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स के डिक्लाइन के बाद देयर केम ब्रिटिश दैट टुक कंट्रोल ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। ब्रिटिश राज में अराउंड 25% ऑफ पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वो मुस्लिम्स थी। मुस्लिम्स मीन्स द लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप्स। इंपीरियल रूल में वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो हुए। उन्होंने माइनॉरिटी स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्व्ड लेजिस्लेटिव सीट्स करी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स करे, एंड व्हाई दिस हैपेंड, सो दैट दे कैन ईजिली डिवाइडेड इंडिया हिंदूज एंड मुस्लिम्स, बिकॉज यूनिटी फॉर देम इज़ अ वेरी हार्मफुल। इंडिया की यूनिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। चाहे कितना भी बड़ा तानाशाह क्यों ना हो, वो तब तक राज नहीं कर सकता जब तक जनता उसका साथ ना दे। आगे बढ़ते हैं। When Britain took India into war without consultation 1939, कि जब ब्रिटेन जो है वो इंडिया को 1939 में वर्ल्ड वॉर में ढकेल देता है बिना हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे कंसल्ट किए, कांग्रेस ने इस चीज़ को यहाँ पे बहुत अपोज किया। जो लार्ज नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट थे उन्होंने भी ये एंश्योर्ड किया, कल्मिनेटिंग 1942, और तभी यहाँ पर ये मूवमेंट आया, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। मीनवाइल इसके बाद भी जो ब्रिटिश वॉर टाइम नीड फॉर लोकल अलायंस थी, मतलब इस चीज़ का फ़ायदा उठाया गया मुस्लिम लीग्स के द्वारा कि जब इनका ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम सपोर्ट करेंगे, और बदले में हमें क्या मिलेगा, हमारे फ्यूचर पॉलिटिकल सेफगार्ड्स होंगे, राइट। मतलब हमारे जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो ब्रिटिश यहाँ पर सेफगार्ड करेगी। आगे बढ़ते हैं। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया, नेमली पाकिस्तान, जिसने कहा कि भाई एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें इंडियन मुस्लिम्स रह सकें। दूसरा, पाकिस्तान सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस। ऐसा हुआ भी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया, राइट, जिसमें कई सारी हमारी यादें हैं। यादें मतलब रियॉट्स की यादें, दंगों की, मास कैजुअलिटीज़, बहुत सारे लोगों की जान गई थी।
रेप्स कई सारे हुए थे, राइट, गैंग रेप्स हो गए, ये सब वगैरह वगैरह, वुमेन्स को पकड़ के यहाँ पे बेचा गया, वहाँ पे बेचा गया, ऐसा भी देखने को मिला हमें। दिस लेड टू सब कॉन्टिनेंट टू बी डिप्ड इनटू कॉन्फ्लिक्ट एवर सिंस, और यही वो एक रीज़न है जो कि सबसे ज़्यादा खटास पैदा करती है इन दो देश के रिलेशंस के बीच। दूसरा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि जब भी आपके देश में डाइवर्सिटी हो और आप सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागें कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन नेम, वन नेशन वन रिलीजन, तो हाल आपका पाकिस्तान की तरह ही होता है जैसा पाकिस्तान का हुआ था कि 1971 में बांग्लादेश बन के खड़ा हुआ था, राइट। अब बात आती है कि एडवांटेज क्या है अखंड भारत के आज के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, कि मतलब हमें फ़ायदा क्या होगा इससे अगर अखंड भारत बन जाता है, राइट। दूसरा ये कि पहला स्टेप तो ये है कि जब सारी कंट्रीज मर्ज हो जाएंगी, सारी कंट्रीज कल्चरल लिंकेज के थ्रू एक साथ यूनाइटेड हो जाएंगी, राइट, तब हमारे यहाँ पर क्या होगा, और एक यूरोपियन यूनियन की तरह हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दें जिसमें नेपाल के भी डेलीगेट्स हों, पाकिस्तान के भी डेलीगेट्स हों, भूटान के भी, बांग्लादेश के भी, म्यांमार के भी एंड श्रीलंका के भी, तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाएंगे, हमारे जो इंटरेस्ट है उसे हम सुरक्षित कर पाएंगे, राइट। दूसरा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर शांति की बात करो तो आपके देश में शांति ही हो, उसके साथ ज़रूरी है कि आप ताकतवर भी हो। एंड बिलीव मी और नॉट, प्रेजेंट डे में जो कमज़ोर है वो बना ही है अपना शोषण करवाने के लिए, और जो ताकतवर देश है वो उस कमज़ोर देश का तब तक शोषण करेगा जब तक वो कर सकता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट जियोपॉलिटिक्स। ये नियम है, रूल है, बिकॉज एवरीवन वांट टू सिक्योर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। आपने देखा होगा क्लास में मॉनिटर होता है और टीचर होता है, दोनों में अलग अलग पावर्स होती हैं, राइट। अथॉरिटी तो मॉनिटर के पास भी होती है क्लास के, कि वो क्लास में शांति बनाए रखे, मगर क्या शांति सच में बनती है? वाई? बिकॉज द मॉनिटर डज नॉट हैव दैट मच पावर। आपको अगर शांति बनानी तो आपके पास पावर होनी चाहिए। वहीं पे अगर टीचर है तो बताइए क्या शांति बनेगी कि नहीं बनेगी? ऑफ कोर्स जरूर बनेगी, बिकॉज टीचर हैज पावर। और इसी चीज से हमें समझने की ये जरूरत है कि अगर आप शांति की बात करते हैं तो आपके पास पावर भी होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ रियलिटी माय फ्रेंड। आपकी तब तक कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा जब तक आपके पास पावर ना हो। बिलीव मी और नॉट, आप कितने भी अच्छे आदमी बन जाइए, आप कितने भी अपने आप को सिंपल बना लीजिए, अगर सामने वाले को ये लगेगा कि वो अपने फायदे के लिए कभी भी आपका फायदा उठा सकता है, तो यकीन मानिए मेरा, वो आपका फायदा उठाएगा, भले ही बात को उसमें आपके पैर क्यों ना पकड़ने पड़े, मगर उस समय वो आपका फायदा उठाएगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में एक बहुत ही अच्छी टर्म है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद लगती है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कि कभी कभी जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। दैट्स ऑल अबाउट जियोपॉलिटिक्स। कब किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं, ओनली बिकॉज ऑफ अवर नेशनल इंटरेस्ट। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने अपने आप को कितना तैयार किया है, कि आप दूसरों के लिए कितनी जरूरत बन गए। अगर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया, आप अपने आप को किसी के जरूरत के लायक नहीं बना पाए, तो बिलीव मी माय फ्रेंड, आपका शोषण होना पक्का है। और अगर आपने अपने इस लायक बना लिया कि दूसरों को आपकी जरूरत है, देन ऑल्सो बिलीव मी माय फ्रेंड, आप पीस एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे। वाई? बिकॉज जब आप दूसरों की डिपेंडेंस अपने ऊपर बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या है कि यू आर बिकमिंग मोर पावरफुल, राइट? यस, ओके। दूसरी एडवांटेज ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडियन रेलवेज जो है वो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स है, कवरिंग ऑलमोस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 65,000 किलोमीटर्स। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास भी दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इस वर्ल्ड में। प्लस द एशियन हाईवे नेटवर्क इज अ सीरीज ऑफ हाईवेज दैट रन थ्रू द सब कॉन्टिनेंट, कनेक्ट्स द इकोनॉमीज ऑफ साउथ एशिया विद यूरोप। इससे भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अगर अखंड भारत वाकई में बनके तैयार होता है तो। दूसरा, when all the countries and sub-countries merge into one nation, connecting the network of roads and railways will be easier. जब अखंड भारत होने से हम सब एक दूसरे से लिंक हो जाएंगे, and we will perform as just like one nation.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम वन नेशन बन जाएंगे, वी परफॉर्म लाइक वन नेशन। तो इससे हम अपने रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, पीपल आपस में और भी ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, ट्रेड बढ़ेगा, मोर फोकस होगा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट। सिक्योरिटी जो है वो टाइट होगी। सिक्योरिटी मीन्स अब जब हम बाकी देश के रिलेशंस इतने अच्छे हैं तो फिर क्या डरना। आप जरा खुद सोचिए, अभी हमारे पास डुअल थ्रेट्स हैं। डुअल थ्रेट्स मीन्स फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड चाइना। उनमें से एक थ्रेट तो कम हो जाएगा ना, देन वी कैन टोटली फोकस ऑन चाइना, राइट। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन एंड रिसर्च। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज होम ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर इन दी वर्ल्ड। हमारा जो देश है वो दुनिया के सबसे पुराने कल्चर में से माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है ट्रेड के लिए, रिलीजन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, नॉलेज के लिए, सेंचुरीज से पिछले सब। हमारे यहाँ पर कई ज़्यादा लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, होम ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, कल्चर्स भी हैं, कई ज़्यादा ट्रेडिशंस भी हैं, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है, लैंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स भी हैं अगर आप नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाते हैं तो, राइट। प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है नए नेशन के लिए एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनने के लिए ग्लोबल स्टेज पे। इट कैन बी अचीव बाय फोकसिंग ऑन एजुकेशन एंड रिसर्च। एजुकेशन एंड रिसर्च पर फोकस करके हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, राइट। बिकॉज जब हम यहाँ पर कल्चरल कॉमननेस हो गई, वी फॉर्म लाइक द यूरोपियन यूनियन, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल माई फ्रेंड, नथिंग। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रिड्यूस रेफ्यूजी क्राइसिस। अभी जो आप रेफ्यूजी क्राइसिस देख रहे हैं कि भाई बांग्लादेश से घुस के आ रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार से घुस के आ रहे हैं, राइट, इन सभी प्रॉब्लम्स पे काबू पाया जा सकता है, ठीक। क्योंकि एक्चुअली ये जो रेफ्यूजी आते हैं इससे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, और इससे जो टेंशन्स हैं दो देशों के बीच में वो भी बढ़ती है कि वो कहते हैं कि भाई क्यों आने दे रहे हो, इनको ज़रा रोक के रखो, राइट। दूसरा, गवर्नमेंट जो भी बनेगी यहाँ पर, इसमें कई सारी ऐसी रेफ्यूजीज़ के नंबर हैं, इनको दोबारा रीसेटल किया जा सकता है। जो टेंशन्स है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान की और जो दूसरी है जैसे कि म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका की, इनको वन अम्ब्रेला, मतलब एक सिंपल, जैसे कि मैंने कहा ना कि अखंड भारत की एक अपनी खुद की पार्लियामेंट होगी जहाँ पर दूसरे देशों के डेलीगेट्स आकर बैठेंगे, वो इस चीज़ पे डिसीजन ले सकते हैं, एंड देन द प्रॉब्लम मस्ट बी रिजॉल्व या शुड बी रिजॉल्व। पोवर्टी रिडक्शन। पोवर्टी कम होगी क्योंकि कहा जाता है, आज भी ये कहा जाता है कि 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कि हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें 20% पॉपुलेशन जो है वो आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन में रहती है। इफ़ वी टॉक ओनली अबाउट इंडिया, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो कहने को तो आज हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी प्रोग्रेस हो रही है, बट करंटली आउट ऑफ 142 करोड़ पीपल, 80 करोड़ लोग आज भी राशन पर निर्भर हैं। 80 करोड़ लोग आज भी इतने कैपेबल नहीं है कि वो खुद की रोटी कमा के खा पाए, उनको राशन मिलता है फ्री वाला, उस पर निर्भर है, राइट। द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल इन पॉवर्टी बाय पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज। इन रिसोर्स को पूल करके, इनको प्रोवाइड करा के ये जो पॉवर्टी लेवल है इसको डिक्लाइन किया जा सकता है। मोस्ट पावरफुल नेशन, ऑफ कोर्स पहले से ज़्यादा पावरफुल होंगे जब शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे, शेयर्ड मिलिट्री एस्पेक्ट्स होंगे, राइट, शेयर कॉमन आइडियाज़ होंगे, आपस में यूनिटी होगी, ठीक है। हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, ये सब बहुत अच्छे से बढ़ेगा। इंपोर्ट जो है उसमें कमी आएगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारे देश का, जिससे फॉरेन रिजर्व जो है उनमें बहुत ही ज़्यादा उछाल आएगा। दूसरा, हमारे यहाँ पर कई सारा बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, जैसे आपको पता ही है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा कोल रिजर्व्स होगा, विच इज़ 10% ऑफ ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व्स। और भी कई सारे प्लेंटी ऑफ मिनरल्स होंगे, जैसे कॉपर हो गया, आयरन ओर हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया। इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। जितने भी कंट्रीज़ हैं, ऑल ऑफ द कंट्रीज सब कॉन्टिनेंट मेक मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को कुछ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे हम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर और बात करें तो अ यूनिफाइड करेंसी, जी हाँ, द इंडियन रुपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड करेंसीज एंड हैज़ अ ग्लोबल रेपुटेशन। अ यूनिफाइड करेंसी वुड हैव टू रिटेन रुपी रेपुटेशन एंड ईजी टू ट्रेड। इंडियन करेंसी की पहले से ही बहुत अच्छी रेपुटेशन है यहाँ पर, और अगर हम यहाँ पर अखंड भारत की बात करें तो उसमें सीधा सीधा है कि इट वुड बी ईजी टू ट्रेड। मतलब अगर हम रुपीज़ की रेपुटेशन का फ़ायदा उठाएं तो इससे एक कॉमन करेंसी बन के आ सकती है इस रीजन में, जिससे आपको अगर बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार से कुछ भी परचेज करना पड़ेगा तो आपको अपने फॉरेन रिजर्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें डॉलर पड़े हैं, आप सिंपली अपने इंडियन रुपीज़ से कर सकते हैं, जिससे ट्रांजैक्शंस में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं।
वन एडुकेट फूड सप्लायर, यस ऑफ कोर्स। आपको पता ही है कि जब हम यहाँ पर पूरा रीजन यूनिफाइड हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि यस वी आर दी वन एडिक्वेट फूड सप्लायर। हम इकलौते फूड सप्लायर हैं जिसमें ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड को हम फीड करते हैं, राइट। चाहे वो पाकिस्तान का रिच एरिया हो गया, एग्रीकल्चर बहुत फर्टाइल लैंड है वहाँ पर, चाहे वो बांग्लादेश हो गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा जूट होता है, चाहे वो म्यांमार हो गया, और इंडिया तो ऑफ कोर्स है ही, राइट। आगे बढ़ते हैं। अ मोर सिक्योर वर्ल्ड, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि जब आप एक होते हैं तो आपकी ताकत बढ़ती है, और ताकतवर लोगों से जल्दी कोई भिड़ता नहीं है। तो इस वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर, हमारा वर्ल्ड मतलब हमारा जो रीजन है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा, इट वुड बी ईजियर टू डील विथ थ्रेट्स, ये बहुत ही आसान हो जाएगा इन खतरों से लड़ना, जैसे कि टेररिज्म हो गया, साइबर अटैक्स हो गया, राइट। इससे हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो पहले से भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। आ रिचर कल्चर, यस डेफिनेटली। इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपने देखा ही होगा, बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चर है यहाँ पर, डाइवर्स कल्चर्स हैं, कई सारी लैंग्वेजेस हैं, कई सारे रिलीजन्स हैं, कस्टम्स हैं, और यूनिफाइड कंट्री से हम अपने इन इनिशिएटिव्स को प्रमोट कर सकते हैं ताकि हम एक दूसरे रिलीजन के बीच अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकें और कल्चर जो हो और भी ज़्यादा एक्सेसिबल यहाँ पर हो सके। दूसरा, और भी हमें ज़्यादा अच्छा यहाँ पर मिलेगा कि हम उन इनिशिएटिव्स को फंड कर सकें जो कि प्रिजर्व करती हैं और प्रोटेक्ट करती हैं कल्चरल हेरिटेज साइट्स को। अ मोर एफिशिएंट इकोनॉमी, यस ऑफ कोर्स। जब इकोनॉमी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब एक साथ यहाँ पर पास आएंगी तो आपको पता होगा कि डिफरेंट मॉनेटरी पॉलिसीज, टैक्स रेट्स एंड इवन वेज ऑफ काउंटिंग जीडीपी, हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है, हम अपने टैक्स रेट्स जो है उनको एक वन सिंगल स्टैंडर्ड पर बेस कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होगी, उसमें जो फ्लक्चुएशंस होंगे वो बिल्कुल माइनर होंगे। दूसरा, यूनिफाइड कंट्री वुड मेक डीलिंग विद इकोनॉमिक थ्रेट्स, अगर यूनिफाइड कंट्री होती तो जो इकोनॉमिक थ्रेट्स होते हैं हमारे, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, इन सभी से बहुत ही अच्छे तरीके से हम डील कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान होगा कि हम जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रेट्स हैं उनको भी काउंटर कर सकें, और ये वुड बी ईजियर, ये बहुत ही ज़्यादा आसान भी होगा कि हम अपने पब्लिक डेप्थ को कैसे अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। इज़ अखंड भारत पॉसिबल, कि अभी तो हमने इसके बारे में जान लिया, इतिहास जान लिया, इसके फ़ायदे जान लिए, मगर क्या अखंड भारत वाकई में पॉसिबल है, ये जानने की बात है, राइट। हिंदू नेशनलिस्ट हैव लॉन्ग ड्रीम ऑफ ग्रेटर इंडिया, जो कई सारे हिंदू नेशनलिस्ट हैं, या फिर जो अपने आप को बुरा मत मानिएगा, जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं, उनका ये सपना है कि भाई एक दिन अखंड भारत बने, मतलब हिंदू राष्ट्र बने। दे हैव ऑफन पुश्ड फॉर दीज एम्स मच टू द चार्जिंग ऑफ इंडियन सेक्युलरिस्ट। वो चाहते हैं कि ऐसा सच में हो, वाकई में हो, ताकि जो इंडिया के सेक्युलरिस्ट हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, उनके मुंह पे एक तमाचा मारा जा सके, उनको एक सबक सिखाया जा सके। बोथ डूम्ड टू फेलियर, अगर ऐसा वाकई में हो भी जाता है, देन बिलीव मी माय फ्रेंड, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। बूम्ड टू फेलियर क्यों आने वाली हैं वो बताऊंगा अभी आपको। सबसे पहला, रिक्रिएटिंग अखंड भारत इज अनरियलिस्टिक एंड एस्टैब्लिशिंग अ हिंदू राष्ट्र इज अल्टीमेटली सेल्फ डिफीटिंग, कि दोबारा से अखंड भारत को बनाना ये सपना ही का सपना है, सपने का सपना ही रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता, राइट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही स्टडी वेव्स क्लासेस कह रहा है, ये रिसर्चेस कह रही हैं, राइट। एंड आई एम सॉरी माय फ्रेंड, अगर आप रिसर्चेस पे भरोसा नहीं करते, आप फैक्ट्स पे भरोसा नहीं करते, देन आई एम सॉरी माय फ्रेंड, आपको समझाने का कोई तरीका नहीं है, बिकॉज आप उन्हीं लोगों में से एक हैं जो अपने आप को एक बक्से में बंद कर चुके हैं, जो दूसरों को सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपने एक मन में भावना बना ली है कि मैं तो ऐसा ही हूं। आगे बढ़ते हैं, और अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो इट इज अल्टीमेटली सेल्फ डिफीटिंग, ये खुद को हराने जैसी बात होगी अगर आप हिंदू राष्ट्र बना लें। क्यों? क्योंकि अखंड भारत इज मोस्ट एक्सपेंसिव वर्जन, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्जन है। इसमें क्या है, इसमें आपने देखा होगा, दिस वुड इनकॉर्पोरेट द मॉडर्न डे नेशन ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, कि इससे ये जो नेशंस हैं आस पड़ोस के, ये सारे नेशंस ट्रिगर्ड हो जाएंगे। ट्रिगर्ड मतलब कि अभी
जिन देशों के साथ हमारे पीसफुल रिलेशंस हैं वो भी एग्रेसिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई आप यहाँ पे बात कर रहे हो दूसरों के घर को अपने घर में शामिल करना, दूसरों के घर पे कब्जा करने की बात कर रहे हो, और वो ऐसे तो होने नहीं देगा, राइट। दूसरी तरफ आप ये बात करते हो कि सर चाइना जो है वो दूसरे देशों पे क्लेम करता है अपने हिस्टोरिकल बेसिस के जरिए कि देखो पहले वहां पर हमारे राजा राज करते थे तो आज वहां पर हमारा एरिया होना चाहिए, राइट। आप कहोगे सर ये तो गलत है, ऐसे तो इंडिया भी तो है, बाली में हिंदू रह जाते तो क्या हम बाली पे अपना कैप्चर करने लगेंगे? नहीं ना। तो आपको नहीं लगता ये भी कुछ ऐसी बात होगी कि नेपाल भूटान बांग्लादेश इन पे पहले हमारे राजा महाराजाओं का राज था तो आज हम इस पे राज करेंगे? आपको नहीं लगता ये चाइना की मेंटेलिटी है? आपको नहीं लगता कि अगर आप भी इसी रास्ते पे चल गए तो जिस वजह से आज चाइना के सब एग्रेशन में है उसको काउंटर करने की कोशिश करी जा रही है, हर नेशन आज उसके खिलाफ है, कल को यही हाल भारत का होगा, कल को यही हाल इंडिया का होगा जब वो भी ऐसे ही क्लेम करना शुरू कर दे चाइना की तरह। दूसरा, इट वुड नॉट रियलिस्टिक दैट दीज नेशन गेव अप देयर सोवेनिटी एंड कम अंडर वन अम्ब्रेला। ये भी पूरी तरीके से सच नहीं लगता कि ये देश मान जाएंगे कि ये अपनी सोवेनिटी को गिव अप कर दें और इंडिया से शामिल हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। आपने देख ही लिया होगा कि जब पार्लियामेंट का नया केस आया था वो उसका मैप का, तब आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर देखा होगा कि कैसे जो नेशंस थे उन्होंने इसके विरोध में आवाज उठाई थी। प्लस दूसरी चीज और, हाउ एवर की जो एम्बिशन है ना यहाँ पर क्रिएटिंग अ ग्रेटर इंडिया, इसके कुछ चांस हैं सक्सेस के बाय फॉर्मिंग अ फेडरेशन लाइक माइंडेड नेशंस, अब भारत महासंघ, जो कि मैं आपको बता रहा था कि यस इट इज पॉसिबल बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, ऑन द बेसिस ऑफ भारत महासंघ, कि हम यूरोपियन यूनियन की तरह एक अपना एक ग्रुप बना लें जैसे नाटो है, यूरोपियन यूनियन है, तब ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यस इट इज अ रियलिटी। हिंदू राष्ट्र इज इजी टू डिक्लेयर बट इट पिटफॉल्स आर डेंजरस। हिंदू राष्ट्र बोलना बहुत आसान बात है, मगर इसके जो पिटफॉल्स है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? बिकॉज जो चीफ डेंजर है वो ये कि इससे जो हमारा देश इंडिया है वो एक थियोक्रेटिक स्टेट बन जाएगा पाकिस्तान की तरह। हम में और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं रहेगा कि पाकिस्तान भी एक नेशन रिलीजन के बेस पे देश बना, इंडिया भी एक रिलीजन के देश पे बेस बन रहा है, बेस पर देश बन रहा है। और इससे क्या होगा? इससे हमारी नेशनल यूनिटी कमजोर होगी, क्योंकि इंडिया में भारत में सिर्फ हिंदू नहीं रहते, और भी कई सारे रिलीजन है जो रहते हैं, और अगर आप हिंदू राष्ट्र बना लोगे तो हमारी जो यूनिटी है उसको ठेस पहुंचेगी। जो बाकी रिलीजन्स हैं वो अपने आप को अनसिक्योर फील करेंगे और बदले में क्या होंगे? दंगे होंगे, बदले में दंगे होंगे। यकीन मानिए, जो आप हिंदू राष्ट्र का भी सपना देख रहे हैं ना, आई एम सॉरी टू से दिस माय फ्रेंड, कहीं ऐसा ना हो कि कल को आपके बच्चे दंगे में लड़ने जाए और उनको कुछ हो जाए। बिकॉज इंडिया इज नॉट अ वन रिलीजन कंट्री, इट इज अ डाइवर्स कंट्री जहां पर हर रिलीजन रहता है। और ऑफ कोर्स सेंसिटिव मैटर्स लाइक द रिलीजन, अगर आप उसमें कुछ करेंगे देन द रियॉर्ड्स आर 100%। दूसरा, it would weaken our national unity, encourages fissurous tendencies, cause greater internal strife and hurt India's image. Of course, इंडिया की इमेज इससे हर्ट होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। हिंदू राष्ट्र would forever kill the dream of establishing India as a विश्व गुरु। जो हिंदू राष्ट्र है उससे हमारे जो सपना है विश्व गुरु बनने का वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। क्यों तबाह हो जाएगा? बिकॉज आपने सुना होगा अभी जो G20 हुआ है हमारे यहाँ पर, उसमें भी आपने देखा होगा कि हमारा मोटो था वन वर्ल्ड वन फैमिली, राइट। हम एक फैमिली के तौर पे लेके चलते हैं सबको। तो आपको नहीं लगता कि बाकी देश ये कहेंगे कि आप इंटरनेशनल स्टेज पर तो ये कहते हो कि एक देश एक परिवार, मगर खुद के देश में आप सिर्फ एक रिलीजन का देश बना रहे हो और बाकी रिलीजन को आपने अलग कर दिया। आपने हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया और बाकी रिलीजन के बारे में सोचा भी नहीं। तो जब आप अपने ही देश में एक परिवार नहीं बन पाए तो हमें एक परिवार में कैसे जोड़ोगे? तो आपको नहीं लगता कि हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे ऐसे, या फिर इस पे सवाल खड़े होंगे? दूसरा, नो सोवरेन नेशन वुड एंटर अ यूनियन। कोई भी देश किसी भी यूनियन में ऐसा नहीं आएगा और इंडिया को फॉलो नहीं करेगा, खासकर उस देश के लिए जो कि एक रिलीजन को सपोर्ट करता है इंस्टेड ऑफ सेक्युलरिज्म। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं यहां पर।
वे फॉरवर्ड की बात करें तो बीइंग अ यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इनोवेटिव अप्रोच की ज़रूरत भी पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा कि इट वुड हैव एनविजन्ड अलोंग द लाइन्स ऑफ EU और USA, अ फेडरेशन ऑफ सॉवरेन स्टेट्स कमिंग टुगेदर वॉलंटरी फॉर ग्रेटर कॉमन वेलफेयर। कि जैसे आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन यूनियन है और जो अमेरिका है, ये सारे देश एक साथ आए थे एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए, राइट? द टॉपिक अखंड भारत आई अर्लियर टोल्ड अबाउट इन दिस वीडियो। दूसरा, such as Bharat Mahasangh would have to be based on principle of liberty, egalitarianism, individualism and laissez-faire। ऐसा ही जो भारत महासंघ होगा उसको भी इसी प्रिंसिपल ऑफ बेस पे पूरी तरीके से रहना होगा, जिसमें लिबर्टी, एगैलिटेरियनिज्म, इंडिविजुअलिज्म और लेज फेयर, ये स्ट्रक्चर है जो कि हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने सारे डेलीगेटेड मेंबर्स के लिए कि यस यू आर लिबर्टेड, यू आर फ्रीड, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, बट इट शुड बी ऑन दी कॉमन मल्टीनेशनल इंटरेस्ट। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं। भारत महासंघ को बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन होना पड़ेगा सेक्युलरिज्म के लिए, नॉट टूडेज सीडो वेराइटी दैट अलाउज गवर्नमेंट टू फ्रीली इंटरफेयर एंड एंगेज विद रिलीजन्स। हमें बहुत ही ज़्यादा सेक्युलरिज्म बनना पड़ेगा, आज की तरह नहीं कि हम किसी भी दूसरे रिलीजन में बहुत ही आसानी से इंटरफेयर कर देते हैं। इट डज नॉट मेक pragmatic sense to make whole Indian subcontinent as one political unit by erasing the borders। इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक यहाँ पर एक वर्ल्ड बना लें, एक कंट्री बना लें अपने बॉर्डर्स को यूनाइट करके। वी मस्ट नॉट कॉल फॉर पॉलिटिकल मर्जर, नॉट इवन अ काइंड ऑफ फेडरेशन बट सम सॉर्ट ऑफ कन्फेडरेशन। हमें अपने आप को पॉलिटिकल फ्रंट पे एक नहीं लाना है, हमें अपने आप को कल्चरल लिंक्स के थ्रू एक लाना है, एक कॉमननेस लानी है, राइट? जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका कोई ममेरा या चचेरा भाई होगा जो आपके बहुत क्लोज होगा, आप उसके साथ हर तरह की बात कर लेते होंगे, वो आपका पूरा कोऑपरेशन करता होगा, प्लस इनफैक्ट इट मे बी पॉसिबल कि वो आपके लिए बहुत कुछ करता हो, राइट? या फिर आपका फ्रेंड, आपका कोई क्लोज बेस्ट फ्रेंड हो जो आपके साथ बैठता हो कॉलेज में, आपके साथ बैठता हो क्लास में, आपके साथ रहता हो, आपका अगर कहीं पे कुछ, मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते होंगे तो आपकी मदद करता हो, होगा ऐसा। बट अगर आप उससे ये कह दें कि भाई अपने घर की सारी चीज़ ला के मुझे दे दे, क्या वो दे देगा? नहीं देगा। एंड दैट ऑन द बेसिस ऑफ विच द आइडिया ऑफ अखंड भारत रिलाइज कि हमें अपने कल्चरल कॉमननेस के थ्रू साथ रहना है, एक साथ रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को सिक्योर करना है, बट एज अ सेपरेट एंटिटी। नेशंस होंगे, दोनों के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक नेशन ये कह रहा है दूसरे नेशन से कि तुम अपना सारा सब कुछ हमें दे दो। यही है जो हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी यहाँ पे। दूसरा, ऑल दी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज हैं वो एग्री हो सकती हैं इस इशू पे फॉर सम टाइम, एंड ओपनिंग रिलीजियस, जैसे कि रिलीजियस श्राइन्स इन सब कॉन्टिनेंट, फास्टिंग इजी एक्सेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, डेवलपिंग अ जॉइंट फ्रंट ऑन क्लाइमेट चेंज। On long-term project, they can also work for phasing down tensions on the border by slowly making demilitarized। इन सब चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं यहाँ पर। दूसरा, और आगे अगर देखें तो हम एक साथ काम कर सकते हैं अपने आप को डेवलप करने में, जैसे कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर कहता है। दूसरा, कंट्री को रूल्स जो है वो वॉलेंट्री फॉलो करना चाहिए। वॉलेंट्री मतलब उनकी मर्जी है तो करें, उन पर कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि अगर आप फोर्स लगाओगे ना यहाँ पे तो फोर्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं करता। और प्रेजेंट में तो आप कहीं भी देख लीजिए, इवन आप स्टूडेंट को भी फोर्सफुली नहीं पढ़ा सकते जब तक वो खुद नहीं पढ़ना चाहे। आप किसी भी आदमी को कोई एक काम करने के लिए तब तक नहीं मना सकते जब तक वो खुद उस काम को ना करना चाहे, क्योंकि अल्टीमेटली उस काम को करने के लिए हाथ उसी को चलाने हैं, राइट? और आगे बढ़ते हैं तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारे इस वीडियो का? कंक्लूजन इस वीडियो का हमारा ये निकलता है कि एट फर्स्ट भारत महासंघ में अट्रैक्ट ओनली हिंदू माइंडेड स्टेट्स से नेपाल एंड भूटान। कि हो सकता है कि जो भारत महासंघ है वो स्टार्टिंग में सिर्फ हिंदू माइंडेड स्टेट्स हैं सिर्फ उनको अट्रैक्ट करे, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया। बट अगर इसको सही से स्ट्रक्चर दिया गया प्रॉपरली
इसमें हमारे दूसरे देशों के भी इंटरेस्ट आ सकते हैं जो कि बुद्धिस्ट माइंडसेट के हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लॉस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये देश भी। दूसरा, इट इज़ फुली ग्लोरी महासंघ कुड इवन अट्रैक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। और अगर ये बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ तो ये 3 नेशंस भी यहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाएंगे यहाँ पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल यस पे यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, एंड अगर आपको कोई भी सवाल है जो अभी पूछने रह गए हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड ट्विटर। दिस इज़ माई यूज़र नेम। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।